नमस्ते प्यारे बच्चों, डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं विज्ञान की कक्षा में। मैं रेखा झा, यूपीएस रावली महदूद हरिद्वार से आपको विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। अपने विषय में आगे बढ़ने से पहले हम सभी डेली रूटीन की माइंडफुलनेस एक्टिविटी मीन्स आनंदम की एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। उसके लिए हम अपने पोस्चर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। तो बहुत दिन से करते हुए आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो गई होगी, तो सभी बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। आपकी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथ आप अपनी गोदी में रखिए, हथेली एक दूसरे के ऊपर, और आंखों को बंद करेंगे। अब हम डीप ब्रीदिंग के 5 राउंड करेंगे। ठीक, स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। आंखें बंद रखते हुए आप सभी अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और अब आप अपने हाथ नीचे रख सकते हैं। तो बच्चों, इस एक्टिविटी के बाद हम सभी फ्रेश फील करते हैं और हमारा ध्यान भी एक तरफ लगने के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों, बात करते हैं हम अपने इस एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर में, जिसे हम वायुमंडल भी बोलते हैं, इसमें मोस्टली पोर्शन जो होता है वो वायु का होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम वायु और हवा। क्या आप लोग वायु और हवा में अंतर जानते हैं? एयर एंड विंड में डिफरेंस जानते हैं? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जानते हों और कुछ बच्चे नहीं जानते हों। तो चलिए इसी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और यही हमारे टॉपिक, आज के टॉपिक से रिलेटेड है। ओके बच्चों, व्हाट इज एयर? माना ये मैंने यहां नाम दिया है ए, ये है एयर। एयर जब बहना शुरू होती है, मीन्स फ्लो करती है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू बी, और इस बी को हम बोलते हैं विंड। आप फर्क समझे एयर और विंड में क्या डिफरेंस हुआ? तो जब ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब बहती हुई वायु को हम हवा कहते हैं। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है एयर और विंड का। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अभी हमने विंड बताया आपको कि ब्लोइंग एयर इज विंड। अब विंड के साथ जब स्पीड जुड़ जाती है, विंड प्लस स्पीड, और स्पीड में जब हवा बहेगी तो क्या होगा, वो अपने आसपास की धूल मिट्टी को भी लेकर चलती है। तो जब वह आसपास की धूल मिट्टी को भी लेकर उड़ती है, बहुत हाई स्पीड हो जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है स्टॉर्म में। स्टॉर्म इज आंधी। एंड देन जब स्टॉर्म में वाटर वेपर या पानी मिल जाता है, वह चाहे समुद्र का हो, चाहे वह झरनों का हो, कहीं से भी हो, तो वह कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोन में। तो यही डिटेल बच्चों हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, और आगे की सारी जो डेफिनेशंस हैं और इनका वायु का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो सब हम स्मार्ट बोर्ड से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। बच्चों, ये तो आपको पता है कि बिना हवा के इस प्लेनेट पर जीवन संभव नहीं है, और कई वर्षों से हम दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहे हैं, पर अभी तक ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि किसी भी ग्रह पर हवा नहीं है, और हवा के बिना जीवन संभव नहीं है। बच्चों, पृथ्वी के चारों तरफ का वातावरण कई गैसेस से बना है, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हैं। इन्हीं गैसेस के मिक्सचर को हम हवा यानी एयर बोलते हैं। हमारा पूरा वातावरण हवा से भरा है और इसका दबाव हम सब पर पड़ता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर जाते हैं, ये प्रेशर कम होता जाता है और समुद्र तल की तरफ ये प्रेशर बढ़ता जाता है।
चलिए आज हम इस चैप्टर में सीखते हैं कुछ मजेदार चीजें हवा के बारे में और करते हैं बहुत से एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, हाउ एयर मूव्स, व्हाट इज थंडरस्टॉर्म, व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ लाइटनिंग एंड व्हाट इज साइक्लोन एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले देखते हैं एयर की कुछ प्रॉपर्टीज। इनमें से कुछ आपने पहले पढ़ी हैं और कुछ आपके लिए नई हैं। सबसे पहले देखते हैं एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी हवा दबाव डालती है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक प्लास्टिक की बोतल ले लें और आधी बोतल में उबलता हुआ पानी भर लें। अब 3-4 मिनट बाद बोतल को ठंडे पानी के नीचे रख दें। अब आप देखेंगे कि बोतल पिचक जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधी बोतल में गर्म पानी था और आधी बोतल में हवा। यहाँ हवा के रूप में स्टीम यानी वाष्प है। जब हम बोतल को ठंडे पानी के नीचे रखते हैं तो स्टीम कंडेंस्ड हो जाती है, यानी स्टीम का संघनन हो जाएगा, जिससे स्टीम पानी में बदल जाएगी और बोतल के अंदर हवा कम हो जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं कि बोतल क्यों दब जाती है। दरअसल बोतल के अंदर जब तक हवा थी वो बोतल पर अंदर से दबाव डाल रही थी और बोतल के बाहर भी हवा बोतल पर बाहर से दबाव डाल रही थी। जब बोतल के अंदर की हवा कंडेंसेशन से पानी में बदल गई तो बोतल के अंदर हवा कम हो गई, जिससे बोतल के अंदर का प्रेशर कम हो गया और बोतल के बाहर की हवा के प्रेशर ने बोतल को दबा दिया। इससे ये पता चलता है कि सब जगह हवा है और वो दबाव यानी प्रेशर डाल रही है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक पेपर को मोड़कर बॉल जैसा शेप बना लीजिए और एक खाली बोतल के मुंह पर रख लीजिए, जैसा पिक्चर में दिख रहा है, और अब फूंक मारकर कोशिश कीजिए कि ये पेपर बोतल के अंदर जाता है या नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि पेपर बोतल के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम तेज हवा डालते हैं तो बोतल के आगे की हवा अपनी जगह से मूव होती है, जिससे वहां जगह खाली हो जाती है और उस जगह पर एयर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिससे बोतल के अंदर की हवा का प्रेशर बाहर के प्रेशर की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है और अंदर की हवा बाहर आने लगती है। चलिए इसे एक और एक्सपेरिमेंट में देखते और समझते हैं। यहाँ 2 बैलून ले लेते हैं और उनमें थोड़ा पानी भरकर एक कमरे में एक रॉड पर लटका देते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों बैलून्स के बीच में कुछ नहीं है, पर जैसा हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा कि सब जगह हवा है और वो सभी चीजों पर प्रेशर डाल रही है। दोनों बैलून्स के बीच फूंक मारते हैं। हम देखेंगे कि बैलून्स के बीच फूंक मारने पर दोनों बैलून्स पास आ जाते हैं। इसका मतलब जब हमने फूंक मारी तो दोनों बैलून्स के बीच विंड स्पीड बढ़ी, जिससे एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया और बैलून्स के दूसरी तरफ की हवा ने बैलून्स को कम प्रेशर वाली जगह पर पुश कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि एयर पर टेम्परेचर का क्या असर होता है। यहाँ 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और इन पर एक एक बैलून लगा देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हवा है। अब एक टेस्ट ट्यूब को एक उबलते हुए पानी के बीकर में रख देते हैं। हम 3-4 मिनट के बाद देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब पर लगा बैलून थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर टेस्ट ट्यूब के अंदर की हवा एक्सपेंड हो गई, यानी फैल गई। इसी तरह दूसरी टेस्ट ट्यूब को बर्फ के ठंडे पानी वाले बीकर में रख देते हैं और 3-4 मिनट्स के बाद देखते हैं कि बैलून छोटा हो जाता है। इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, यानी एयर ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। अभी हमने देखा कि हवा गर्म होने पर फैलती है। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं हवा को गर्म करने से और क्या होता है। ये एक स्काई लैंटर्न है। कुछ देशों में बहुत पॉपुलर है और कई खुशी के मौकों पर उड़ाया जाता है। ये एक उल्टे पॉलिथीन बैग जैसा होता है जिसमें एक जलता दिया रख देते हैं और धीरे धीरे दिए की ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। इसी तरह बैग के अंदर की सारी हवा कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म हो जाती है। गर्म होकर लैंटर्न हवा में ऊपर जाने लगता है। इसका मतलब
हवा गर्म होने पर हल्की भी हो जाती है। अंदर की हवा बाहर की हवा से हल्की होने के कारण ये ऊपर उड़ने लगता है। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कहीं आग लगती है तो धुआं ऊपर की ओर जाता है। धुआं गर्म होने के कारण हल्का हो जाता है और यही कारण है कि वह ऊपर की तरफ उड़ता है। तो बच्चों, अभी तक हमने एयर की 6 प्रॉपर्टीज देखी। फर्स्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी हवा अपने सभी वस्तुओं पर प्रेशर डालती है। सेकेंड, विंड रिड्यूसेस प्रेशर, यानी हवा के मूवमेंट से प्रेशर कम हो जाता है। थर्ड, ऑन कूलिंग एयर कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी हवा ठंडी होने पर सिकुड़ जाती है। फोर्थ, ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड्स, मतलब गर्म करने पर हवा फैलती है। फिफ्थ, ऑन हीटिंग एयर बिकम्स लाइटर, गर्म करने पर हवा हल्की हो जाती है। सिक्स्थ, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, यानी हवा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन को मूव करती है। अच्छा, चलिए समझते हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई गैसेस, जिसे हम एयर या वायु भी बोलते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा कि एयर में बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं, पर एयर का लगभग 90% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस बनाती हैं। एटमॉस्फेयर में एयर के साथ वेपर्स यानी वाष्प की फॉर्म में वाटर भी होता है और डस्ट के कुछ हल्के पार्टिकल्स यानी कण भी मिले होते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। इसी तरह से एयर और उससे मिलने वाले वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स को भी ग्रेविटेशन फोर्स अपनी तरफ खींचती है, जिससे अर्थ पर मौजूद हर चीज पर एयर का एक प्रेशर पड़ता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं। इस दबाव को बैरोमीटर की मदद से नापा जा सकता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है और जैसे जैसे हम समुद्र तल यानी निचले इलाके की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों की तरफ जाने से हमारे ऊपर की एयर कम होती जाती है, जिस वजह से हमारे ऊपर की एयर का दबाव भी कम होता जाता है। पर जैसे जैसे हम निचले इलाकों की तरफ जाते हैं, हमारे ऊपर की एयर बढ़ती जाती है और हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ए के ऊपर बी और सी की तुलना में कम एयर है और जितनी कम एयर मौजूद होगी उतना कम एयर का प्रेशर भी होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निचले इलाकों की तुलना में पहाड़ों पर खाने को पकाने में ज्यादा समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, पर हम प्रेशर कुकर के यूज से जल्दी खाना बना सकते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। यही कारण है कि खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, जिससे गैस यानी ईंधन की भी बचत होती है। जैसा हमने देखा कि अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है। ये गैसेस हमारे बहुत काम आती हैं, जैसे ऑक्सीजन तो आप सब जानते ही हैं, जो हमारे जीवन का आधार है। इसी तरह एक गैस है ओजोन। ओजोन गैस शील्ड का काम करती है। सूरज से बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो सकती हैं, जैसे यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो अर्थ पर जीवन मुश्किल कर सकती हैं। ओजोन इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देता। इसी प्रकार जब अर्थ की तरफ मेटियोराइट्स यानी उल्कापिंड आती हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से रगड़ने पर फ्रिक्शन पैदा होता है और फ्रिक्शन से हीट, जिससे वो जलकर राख में बदल जाती हैं और अर्थ तक नहीं पहुंचती। स्पेस से आने वाली किसी भी वस्तु के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने पर फ्रिक्शन से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक की हीट प्रोड्यूस होती है, जो किसी भी वस्तु को जलाकर राख बनाने के लिए काफी है। आप में से कुछ ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सुना होगा, जो चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
अब सोचिए कि जब वो अर्थ पर वापस आए तो उनका विमान एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर किया होगा। बच्चों, ये फेज स्पेस मिशन का सबसे चैलेंजिंग फेज होता है और सबसे ज्यादा फेलियर्स इसी फेज में होते हैं। चलिए अब देखते हैं विंड करंट यानी पवन धाराएं कैसे चलती हैं। पृथ्वी पर हवाएं दो कारणों से चलती हैं। पहला, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड यानी जमीन का असमान रूप से गर्म होना। दूसरा, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यानी जमीन और जल का असमान रूप से गर्म होना। चलिए पहले देखते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड। बच्चों, चलिए थोड़ा अर्थ को समझ लेते हैं। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, एक रिवीजन कर लेते हैं। अर्थ को कुछ काल्पनिक रेखाओं की मदद से अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, जिससे अर्थ दो भागों में बंट जाती है। ऊपर के भाग नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग साउथ हेमिस्फेयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। दूसरा, 30 डिग्री लैटिट्यूड यानी 30 डिग्री अक्षांश रेखा और 60 डिग्री लैटिट्यूड यानी 60 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार अर्थ के निचले भाग की अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं साउथ लैटिट्यूड या दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। जैसा आप देख सकते हैं कि लाइन ए सबसे छोटी है, फिर लाइन बी और सबसे लंबी लाइन सी। इसका मतलब इक्वेटर के आसपास के इलाके सन के सबसे ज्यादा नजदीक हैं और जैसे जैसे पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं, सन से दूरी भी बढ़ती जाती है। अर्थ पर इक्वेटर के पास के इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये सन से सबसे पास हैं और दूसरा यहाँ पर सन की वर्टिकल रेडिएशंस यानी डायरेक्ट रेडिएशंस जाती हैं। जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं, रेडिएशन स्लैंट होती जाती हैं। स्लैंट मीन्स तिरछा होना। तो सन से दूरी भी बढ़ती चली जाती है, जिससे हीट कम होती जाती है। यही कारण है कि इक्वेटर के पास गर्मी और पोल यानी ध्रुव के पास ठंड होती है। ध्रुवों पर ठंड होने का कारण ये भी है कि वहां 6 महीने सूरज नहीं आता, जिससे वह इलाका गर्म नहीं होता। बच्चों, जब सूरज की रोशनी अर्थ पर पड़ती है तो इक्वेटर पर पहुंचने में उसे सबसे कम समय लगता है, क्योंकि इक्वेटर तक का डिस्टेंस सबसे कम है। इसका मतलब जो जगह इक्वेटर लाइन के आसपास है वहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गर्मी कम होती जाएगी और ठंड बढ़ती जाएगी। और बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि ध्रुवों पर और उसके आसपास सारे साल बर्फ रहती है। इसका मतलब अर्थ के बीच यानी इक्वेटर के आसपास अर्थ सबसे ज्यादा गर्म रहती है और क्योंकि यहाँ सूरज की गर्मी सबसे पहले पहुंचती है, इस कारण ये जगह सबसे जल्दी गर्म भी होती है, जिस कारण इक्वेटर के ऊपर की हवा गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है और ऊपर को उठने लगती है। अब जैसे ही ये हवा ऊपर उठती है तो वहां खाली जगह हो जाने के कारण दबाव कम हो जाता है और नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण 30 डिग्री लैटिट्यूड की हवा इक्वेटर की तरफ आने लगती है। इसी तरह जैसे ही 30 डिग्री वाली जगह खाली होगी तो वहां पर प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे में 60 डिग्री वाले एरिया से हवा वहां आ जाएगी और इस तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ हवा और साउथ से नॉर्थ की तरफ हवा चलने लगेगी, यानी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा चलने लगेगी। इससे ये भी पता चलता है कि हवा ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती है, जैसा कि हमने देखा कि हवा पोल्स से इक्वेटर की तरफ चलती है। चलिए अब देखते हैं विंड करंट्स का दूसरा कारण, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यानी जमीन और जल का असमान रूप से गर्म होना। बच्चों, ये आपने चैप्टर 4 हीट में भी पढ़ा था, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में। चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं। बच्चों, विंटर्स यानी सर्दियों में हवा लैंड यानी जमीन से समुद्र की तरफ चलती है और समर्स
यानी गर्मियों में हवा, सी यानी समुद्र से लैंड की तरफ। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बच्चों, इसमें सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि जमीन पानी की अपेक्षा जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। यानी गर्मियों में सूरज निकलने पर जमीन समुद्र के मुकाबले पहले गर्म हो जाती है। इस वजह से जमीन के ऊपर की हवा कन्वेक्शन के कारण गर्म होने लगती है और हल्की होकर ऊपर चली जाती है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक नंबर से हवा ऊपर उठने लगती है, जिससे वहां प्रेशर कम हो जाता है। और जैसा हमने देखा कि हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ चलती है। जैसे ही एक नंबर पर जगह खाली होती है तो 2 नंबर यानी समुद्र के ऊपर की हवा एक नंबर की जगह भर देती है और अब 2 नंबर की जगह खाली हो जाती है। तो जहां 3 नंबर की हवा आ जाती है, क्योंकि समुद्र के ऊपर की हवा ठंडी होने के कारण भारी होती है। अब जैसे ही 3 नंबर की जगह खाली होती है तो 4 नंबर से हवा उसकी जगह ले लेती है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, जिससे समुद्र से लैंड की तरफ हवा चलने लगती है। बच्चों, समर्स में जो हवा सी से लैंड की तरफ चलती है उसमें ज्यादा वेपर्स यानी वाष्प होती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। इसी हवा को हम मानसूनी हवाएं बोलते हैं। इसका ठीक उल्टा विंटर्स में होता है। लैंड सी के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती है और समुद्र का पानी लैंड के मुकाबले गर्म रहता है। और अब समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होने के कारण ऊपर उठने लगती है और जमीन के ऊपर जो हवा ठंडी होती है वो उसकी जगह ले लेती है और इस तरह लैंड से सी को हवा चलने लगती है। बच्चों, विंटर्स में जो हवा लैंड से सी की तरफ चलती है उसमें वेपर्स यानी वाष्प कम होता है, इसलिए सर्दियों में बारिश कम होती है। तो बच्चों, आज की क्लास खत्म करने से पहले हमने अभी तक जो पढ़ा, चलिए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हुई वायु हवा कहलाती है। एयर exerts pressure. Example, a bicycle tube becomes tight on filling air because air exerts pressure. जैसे साइकिल की ट्यूब में हवा भरने पर ट्यूब बहुत टाइट हो जाती है क्योंकि अंदर से हवा प्रेशर डालती है। High speed wind reduces air pressure. Next, warm air is lighter than cold air. Next, on rise of temperature, air expands. On fall of temperature, air contracts. Next, uneven heating on the earth is the main cause of wind movements. Next, air moves from a region of high pressure in the region of low pressure. Next, as warm air rises, air pressure at that place is reduced and the cooler air moves to that place. Next, winds carrying water vapors called monsoons. Thunderstorms develop very frequently in tropical climate. Next, in summer season, winds blow from ocean towards land. गर्मी के मौसम में समुद्र की तरफ से हवा जमीन की तरफ को बहती है। Next, in winter seasons, winds blow from land towards ocean. और विंटर के सीजन में सर्दी के मौसम में हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। हाँ, तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर पूरा होता है और जो बचा हुआ शेष पार्ट है इस लेसन का वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज जिनका भी ये क्लास छूट गई हो वे सभी बच्चे YouTube पर देख सकते हैं, ज्ञानदीप डीडी उत्तराखंड पर। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।